बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। और जैसे कि पहले भी कहा है कि हिम्मत जो ईरानियों की है, और वाकई ये देखने वाली बात है कि दुनिया में जहाँ पे जंगें होती हैं तो लोग डर के घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल है कि बिल्कुल जैसे लगता है कोई त्योहार चल रहा है। मैं कल रात में भी बाहर रोड पे निकला, तकरीबन मैं 2 बजे तक बाहर रहा, तो आप यकीन करिए कि रात में 2 बजे तक एक हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे थे। और कल जो है, आपने कहा कि क्या चीज बदला है, तो जो कई सारी चीजें बदली हैं। तो पहली चीज मैं बताऊं जो बदली है वो ये कि जब पहला दिन था, जब पहली रात में मसलन लोग जमा हुए हैं, जब शहादत की खबर आई है संडे की रात में जब लोग थे, तो एक मसलन काफी गम था, काफी अफसोस में थे, लोग रो रहे थे, और मसलन बहुत ही गमगीन माहौल था, बहुत ही। और तादाद भी लोगों की कम थी, क्योंकि लोग उस वक्त कंफ्यूजन स्टेट में थे कि कैसे हो सकता है कि हमारे रहबर की शहादत हो जाए। एकदम किसी को यकीन नहीं हो रहा था, शौक वाली कंडीशन थी। लेकिन डेली जो है ये तादाद में बढ़ोतरी होती गई। और कल की रात जो है वो सबसे ज्यादा पब्लिक रोड पे थी। उसकी एक खास वजह है कि जो ट्वीट किया था कल डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा था कि आज हम इतना बड़ा हमला करेंगे, ये इतना बड़ा हमला हमने अब तक नहीं किया है। डराने की कोशिश की थी, घबराने की कोशिश की थी ईरान की आवाम को, ईरान के निजाम को, ईरान के आर्म फोर्सेस को। तो उसका नतीजा यहाँ जमीन पे ये देखा मैंने कि तादाद अपने आप बढ़ गई, उनके जोश और जज्बे में भी बढ़ोतरी हो गई। और बजाय इसके कि लोग ना जाए, रात में ना निकले, बल्कि तादाद के एतबार से भी, हौसले के एतबार से भी, और वक्त के एतबार से भी। नॉर्मली मैं देखता था कि 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद धीरे धीरे पब्लिक जो है वो शहरी का सुबह इंतजाम करने के लिए अपने घरों में तरफ जाती थी। लेकिन कल रात तकरीबन 2:30-3 बजे तक लोग सड़कों पे रहे, और उसी जोश और जज्बे के साथ ये कह रहे थे कि हमें इंतजार है कि तुम कौन सा बड़ा हमला करने वाले हो। लेकिन कोई खास ऐसा बड़ा हमला हुआ नहीं, जो हुआ भी वो इतना बड़ा और खतरनाक नहीं साबित हो सका। तो ये समझ में आया कि एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है ट्रंप खेलना चाह रहे हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं कि डरा के, धमका के लोगों को हम कह दें कि हम इतना बड़ा हमला करने वाले हैं, तो अंदर से लोग घबरा जाएं, और ये जो मैदानों में डटे हुए हैं ये हट जाएं। तो इनकी जो सेकंड प्लानिंग है कि अंदर से, जो आपने कहा कि अंदर से थोड़ा सा तख्ता पलट करने की कोशिश करें, ऐसी छवि बनाई जाए अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, ऐसी इमेज पेश की जाए कि देखिए खुशी मना रहे हैं लोग, या लोग जो है आपस में ही भिड़ गए हैं, सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोग जो है, जो यहाँ डटे हुए हैं, ईरानी जनता जो जमीन पर डटी हुई है, मोर्चा लिए हुए है, उसको खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। लेकिन बार बार इनकी धमकियों से कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, लोग वैसे ही मैदान में हैं, और रोज ब रोज उनके जज्बे में इजाफा हो रहा है। जी, रोज जज्बे पे इजाफा हो रहा है। लेकिन ये बताइए, जब आप रात को 2-2 बजे तक आप बता रहे हैं, कल रात को भी थे, और इसमें वहां की जनता वो भी सड़कों पे है। ये तस्वीरें आपके जरिए ही हम तक पहुंची हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, इस बारे में भी आपने बताया है, महिलाओं और बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और परिवर्तन की बात मैं पूछ रहा था कि क्या कुछ फर्क पड़ा है कल में और आज में, यानी युद्ध से, जंग के ऐलान से पहले और जंग के ऐलान के बाद क्या आवाम में क्या फर्क पड़ा है? चूंकि रमजान का महीना है, और ऐसे में जब ये जंग चल रही है, कोई डर, कोई भय, आप बता रहे हैं कि नहीं, लोग सड़कों पे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस वक्त, जबकि इतने लोग मारे गए दक्षिण में भी, और खासकर जो साउथ ईरान है वहां स्कूल पे जो हमला हुआ, उसको सुनकर सिहर उठता है मन, बिल्कुल। और वैसे में क्या कोई डर, कोई भय यहां दिखाई नहीं दे रहा? और कितनी यहां पर कल से लेकर आज तक जो हमले हुए हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे हमले की बात होती है कि ताबड़तोड़ हमले किए गए तेहरान पे, ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान के दूसरे शहरों पे, एक तेल रिफाइनरी पे भी हमला किया गया है ईरान में, ये खबर भी आ रही थी। कितनी सच्चाई है, जरा ये बताइए। देखिए राजीव जी, एक चीज ये है, ईरान की आवाम ने 40 साल से जो है मोर्चा संभाला हुआ है अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। और उनको ये पता है कि अमेरिका की दुश्मनी तो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती और अमेरिका के साथ निगोशिएशन करना उससे ज्यादा खतरनाक है। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि जहां पे भी अमेरिका ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जहां पे अमेरिका ने निगोशिएशंस का हाथ बढ़ाया, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, पहले ये दाखिल होते हैं, दोस्ती करते हैं,
और उसके बाद आके तबाही मचाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक पहली जब जंग हुई थी पिछले साल जून में 12 दिन की, तो उसमें तकरीबन 500 से 600 लोग जो है वो मारे गए थे, ईरान के अंदर शहीद हुए थे। उसके बाद अभी तक जो जंग चली है 9 दिनों की, वो 12 दिन की जंग थी, अभी तक 9 दिनों की जंग के जो आंकड़े आए हैं वो 1200 से 1300 लोग ईरान के अंदर शहीद हुए हैं, जिसमें से अक्सर सिविलियन था। अब इसके कंपैरिजन में आप उन दंगों को देखिए, उन राइट्स को देखिए कि जो 8 और 9 जनवरी को ईरान के अंदर में हुए थे। वहां सिर्फ कुछ घंटों के अंदर 2500 ईरानियों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। तो ईरानी जनता को ये बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम कहीं से भी कमजोर पड़े या हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारी हरकतों से कोई भी कमजोरी का एहसास अगर गया दुश्मन की तरफ, तो वो हमको और बुरी तरीके से मारेंगे। तो ये इनके लिए डू एंड डाई वाली कंडीशन है, करो या मरो वाली कंडीशन है। और इससे पहले, शहादत से पहले पिछली कुछ स्पीचेस अगर आप देखें, मैं आपको दावत दूंगा कि आप आयतुल्लाह खामनेई की जो स्पीचेस हैं उनको पढ़ें, उनको समझें। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि न सिर्फ ईरानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसमें ज्ञान की वसंत सागर है। जो समझाते हैं कि किस तरह से अमेरिकन इंपेरियलिज्म न सिर्फ इस मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। तो मैं कह रहा हूं कि उस स्पीचेस में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अब अगर जंग होगी तो वो रीजनल वॉर के तौर पे होगी। ऐसा नहीं है ईरान के ऊपर अटैक होगा और ईरान के लोगों को शहीद किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद कहा जाएगा कि अब चलिए सीजफायर कर लेते हैं, अब शांति बहाल कर दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर से कह दिया था कि अब जो जंग होगी वो रीजनल वॉर में तब्दील होगी। तो ईरानी आवाम और ईरानी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं कि इन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया है। अब वो जो नसीहत थी उनकी जिंदगी में, अब आप समझ सकते हैं कि एक वसीयत के तौर पे ईरानी जनता के लिए हो गई है। एक बुजुर्ग की वसीयत के तौर पे है कि तुमको आखिरी दम तक लड़ना है, खड़े रहना है, डटे रहना है मैदान में और किसी भी तरह की कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना है। जी, जंग होती है तो लोग उसमें मारे जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जज्बा है इनका, ये जज्बा इनका करबला से है। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। इसमें बिना आइडियोलॉजी, अगर किसी इंसान की आइडियोलॉजी सिर्फ मैटेरियलिस्टिक होती है, वो सिर्फ दुनियावी चीजों के बारे में सोचता है, तो फिर वो इस तरह की कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरह की जंग और इस तरह की मैदान में टिकी रहने के लिए हतमन किसी आइडियोलॉजी की जरूरत होती है। वो आइडियोलॉजी यहाँ पे करबला की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है। कि आप जानते हैं कि इमाम हुसैन ने सिर्फ 72 अफराद होने के साथ साथ हजारों की लश्कर से जंग करी, शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो वो आइडियोलॉजी पे ही इमाम खामनेई भी चल रहे थे, रहबर मौसम भी चल रहे थे और वही आइडियोलॉजी पे पूरी आवाम जो है यहाँ की जनता चल रही है। तो इसीलिए पूरी दुनिया आश्चर्य में पड़ी हुई है कि ये कौन सी ताकत है इनके पास। मिसाइल की ताकत अपने पास अपने हद तक काम कर रही है, लेकिन ये जो इनकी आइडियोलॉजिकल ताकत है, ये जो करबला की ताकत है, ये जो शहादत का जज्बा है, इसने इनको मैदान में टिकाया हुआ है। और ये दर्स इनको पिछले 40 साल से, इससे पहले इमाम खुमैनी ने इनको ये दर्स दिया है। आप देखिए, आपने स्टडी किया होगा और आप देखिए जाके कि ईरान इराक वॉर के टाइम जो कि 8 से 10 साल तक चली है, उस जंग में तो इनके पास कोई हथियार भी नहीं थे। सद्दाम के पीछे पूरी दुनिया का सपोर्ट था, यूएस का भी सपोर्ट था, उस जमाने में सोवियत यूनियन का भी सपोर्ट था, यूरोप का भी सपोर्ट था। सब लोग उसको फाइटर जेट्स दे रहे थे, बम दे रहे थे, केमिकल वेपन्स दे रहे थे और वो खुले आम आसानी से ईरान के ऊपर इस्तेमाल कर रहा था। और उसका बयान था कि हम जो है नाश्ता बगदाद में करेंगे, खाना लंच जो है तेहरान में जाके करेंगे। लेकिन 8 साल तक ईरानियों ने जंग लड़ी, तो उस वक्त भी इनकी आइडियोलॉजी इनको ताकत देती थी, मजबूत करती थी। शहादत का जज्बा था कि जिसके बिना पे उन्होंने वो जंग लड़ी और वो जंग जीती। और आज टेक्नोलॉजी के एतबार से भी, आज इल्मी एतबार से भी बहुत मजबूत है। जो आपने शुरुआत में जो इमेज दिखाई है, वो इमेज दुनिया जो है वो इमेज सबसे ऊपर वाली देखती है कि मिसाइल ऊपर गई और फूटी और इतना नुकसान किया। लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी है कि जो आप देख रहे हैं साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मिसाइल एक दिन में बन जाती है, ये साल की मेहनत है। यानी ईरान ने पहले अपने आप को इल्मी तौर से, अपने आप को टेक्नोलॉजी के तौर पे मजबूत किया है, उसके बाद जाके उन्होंने इस जंग को शुरुआत किया है। अगर ये प्लानिंग इनकी 30 साल 40 साल की ना होती, इनके साइंटिस्ट ना होते, इनके पास टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ना होते, इतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी ना बनाते, ड्रोन्स ना बनाते, तो आज फिर बहुत आसानी से, जिस तरह से वेनेजुएला में आप देखें, वेनेजुएला में क्या हुआ, वो रातों रात गए, प्रेसिडेंट को लिया, उसकी वाइफ को उठाया, लेके चले आए। एक गोली भी जो है वेनेजुएला की फोर्सेस की तरफ से नहीं चली। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास। उनके पास ये है कि हम कम से कम नुकसान हो, लोग ना मरे, ठीक है, हमारा तेल ले जा रहा है ट्रम्प, हमें लूट रहा है,
हमें जलील कर रहा है, कोई बात नहीं, हम जान तो बचा लेंगे। तो ये फर्क है ईरान में और दुनिया के बाकी देशों में। इन्होंने पिछले 30-40 सालों से तैयारी की है और सिर्फ जज्बात में आके ये हमले नहीं कर रहे हैं, इनके हमले पूरे प्लान्ड हैं। इनके पास एक के बाद एक, मसलन कहते हैं 6 लेवल्स तक की यहाँ पे जो है इनका सक्सेशन प्लान रहता है कि अगर एक शहीद हो गया तो दूसरा शहीद हो गया तो तीसरा, तो 6 लेवल्स तक के सक्सेशन प्लान से इनके पास पूरी आमादगी है। और जनता जो है उसको भी पता है कि हमारी आर्म फोर्स जो है वो हवाई बातें नहीं कर रही है, हमारी आर्म फोर्स जो है वो, क्योंकि अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो आर्म फोर्स है, आर्म फोर्सेस जो है वो भी जनता के अंदर से ही निकल के आए हैं। अभी मैं आज अपने एक दोस्त के घर गया कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने देखा उसके पड़ोस में जो है जो बंदा है वो IRGC का जवान था, वो शहीद हो गया है। तो इसी जनता के बीच से ही वो आर्म फोर्सेस निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस जो हैं, जो इनके सैनिक दल हैं वो अलग हैं कोई और जनता अलग है, जनता के दरमियान से ही। तो जब जनता को अपनी फोर्सेस के ऊपर यकीन है और उनके पास आइडियोलॉजी है, उनके पास ईमान की ताकत है, उनको अल्लाह के ऊपर भरोसा है, तो इतने जज्बात के साथ वो डटे हुए हैं। कोई खास, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और वीडियोज इसकी गवाही दे रहे हैं। कल रात जब इन्होंने तेहरान के ऑयल डिपो पे हमला किया है ट्रंप ने, और ऑयल डिपो को इसलिए टारगेट किया क्योंकि जब तेल वेल के भंडार के ऊपर हमला होता है तो आग बड़ी निकलती है। दुनिया को लगता है कि वो जो खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, बहुत बड़ा हमला हमने कर दिया, बहुत बड़ा हमला हमने कर दिया। तो जब आग बड़ी होती है तो लोगों को लगता है कि हमला बड़ा है, लेकिन जैसे ही वो हमला हुआ, तेहरान के मुख्तलिफ जगह पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर वही अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे के साथ, ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग अपने घरों में चले गए हों, बल्कि उनको के पास भी लोग जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी शुरू की। और आमादगी है यहाँ पे, आमादगी है इस चीज की कि हम खुद भी शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन ये जंग इस वक्त, क्योंकि इन्होंने रेड लाइंस को क्रॉस किया है, हम अपनी कमजोरी पे इस जंग को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बता देंगे कि अगर हमारी रेड लाइंस क्रॉस है तो क्रॉस करी गई है तो हम उसका पूरा जवाब देंगे। और इसीलिए जब डेपो में भी रात में जो तेल के भंडार पे जब अटैक हुआ, उसके बाद फौरन इन्होंने कुवैत के ऊपर, इन्होंने बहरैन के जो बेसेस हैं, इन्होंने कतर के जो बेसेस हैं उस पर अटैक किया और ये बताया कि तुम्हारी धमकियों से और तुम्हारी इस तरह की दिखावे वाले अटैक से हम डरने वाले नहीं हैं, हम वही करेंगे कि जो हमने प्लान किया हुआ है। और टारगेट इनका यही है कि बेसेस को जो है वो यूएस फोर्सेस से खाली करना है, पूरे रूप। लेकिन एक बात बताइए रिजवी साहब, हमारे तमाम साथी हैं, आप लोग भी अगर कोई सवाल रिजवी साहब से पूछना चाहते हैं, प्रेम कुमार जी, प्रफुल्ल कोलखियान जी और अमलेंदु जी, तो पूछ सकते हैं। रिजवी साहब एक बात बताइए कि आप जहां हैं वहां से तेहरान की दूरी कितनी है? और दूसरी बात जी, मैं जी प्लीज जी आप सवाल करें। हाँ, और दूसरी बात, ये जो धमाके होते हैं, क्या आवाज वहां तक आती है? और इन धमाकों से जरा क्या कोई डर आप लोगों को भी लगता है? क्योंकि ये एक युद्ध का क्षेत्र, अभी 4 दिनों के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच। हम तो दिल्ली में रहते हैं और डर के साये में थे हम, और चूंकि आप ईरान में हैं और कब कहाँ धमाके हो जाएं, कब कहाँ मिसाइल दाग दिए जाएं। और ट्रंप साहब कल कह रहे थे, जैसे अभी आपने कहा भी, कल ईरान की आधी जनता, आप बता रहे हैं कि सड़कों पे थी और एक डर नहीं था, ये था कि आज देखते हैं कि वो कौन सा बड़ा धमाका करता है। तो ऐसे में आपकी दूरी कितनी है तेहरान से, ये और वो धमाकों की आवाज आप तक भी आती है क्या? यहाँ से तेहरान से कुम की जो दूरी है वो तकरीबन 120 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ऐसे में कोई खास आवाज नहीं आती। हालांकि कुम पे भी अटैक हुए हैं, आज सुबह भी इन्होंने जो है नमाज सुबह से तकरीबन आधा घंटा पहले जो एक बहुत बड़ी यहाँ की रिलीजियस अथॉरिटी है, टॉप 6 रिलीजियस अथॉरिटीज आयतुल्ला मकारिम शिराजी के दफ्तर के पास इन्होंने अटैक किया है। हालांकि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो कुम में भी छोटे मोटे अटैक होते हैं, पहले भी हुआ था यहाँ जो मजलिस फुटबॉल की बिल्डिंग पर अटैक किया था इन्होंने। तो ये जो कुम में अटैक्स होते हैं तो कभी कभी उसका अंदेशा, कभी आवाज आती है, अगर हम नजदीक होते हैं तो वहां पे हमें झटके भी महसूस होते हैं। लेकिन ये जो डर वाली बात है, मैं इसको आपको मिसाल बताऊं कि सुबह जब अटैक हुआ तो लोग जो है, क्योंकि तहरीक के लिए उठे हुए हैं, सबको अंदाजा हो गया कि अटैक हुआ है, तो इसकी बजाय कि लोग उस क्षेत्र से दूर हो जाएं, वो क्षेत्र खाली कर दें, पब्लिक पुलिस को अनाउंसमेंट करने लगे कि भाई आप लोगों ने जो यहाँ पे भीड़ लगा रखी है, ये भीड़ यहाँ से खत्म करो, क्योंकि हमें मलबा निकालना है, हमें यहाँ से दूसरी चीजों को देखना है कि आग बगल में लग जाए। या खतरा ये भी रहता है कि जब भीड़ जमा होती है तो इनकी टैक्टिक है ये
इजरायलियों की। गाजा में इन्होंने ये बहुत किया है, पहले एक बम मारते हैं, जब भीड़ जमा होती है तो दूसरा बम मारते हैं। तो पब्लिक, पुलिस और प्रशासन ये कह रहे थे कि आप यहाँ भीड़ ना लगाएं, लेकिन मैं जिस बात को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये कि पब्लिक के अंदर डर नहीं है। मामूली जो आपने कहा वही होता है कि जब एक जगह अटैक हो जाता है तो पूरा एरिया खाली हो जाता है। लेकिन मैं अभी जब मीडिया सेंटर आया हूं तो मैं उसी रास्ते से आया हूं, मैं 2 मिनट रुक के मैंने वहां देखा तो लोग अभी भी वहां जमा है, लोग समझना चाह रहे हैं कि किस बिल्डिंग पे अटैक हुआ है, क्या अटैक हुआ है, समझ रहे हैं, भीड़ लग जाती है। तो कोई डर का ऐसा माहौल नहीं है। हाँ, ये लोगों जहनी तौर से आमादा है लोग कि हाँ हो सकता है जैसे इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ है हमारे घर पर भी अटैक हो सकता है। तो जहनी तौर से लोग आमादा है कि क्योंकि हमें जिल्लत के हिसाब से अमेरिका हमें जलील करके रखे, जैसे कि मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों को जो है वो कुछ भी कह देता है। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट, जो ईरानी तबका है, फोर्सेज हैं, ईरानी लीडरशिप है और जो ईरानी आवाम है वो कहती है कि हमें जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें इज्जत की मौत अच्छी। और ये आपने जरूर इंडिया में सुना होगा, इमाम हुसैन का ये बहुत मशहूर कौल है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। और इसी को उन्होंने कबूल किया था यजीद के सामने, वो जलील नहीं हुए, उनकी बात नहीं मानी उसकी और शहादत को कबूल किया। तो इसी वजह से पब्लिक यहाँ पे भी आमादा है कि ठीक है। अब आप देखें ना, जो मैंने वीडियोस आपको शेयर की है, मैं कल रात वाली वीडियोस भी शेयर कर दूंगा अभी आपके साथ, कि छोटे बच्चे, मसलन मैंने 3 महीने के बच्चे से लेके 80 साल तक के बूढ़ों को भी देखा है इन जलसे, इन रैलीज के अंदर, नमाज जुमा के अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं अगर बहुत जोश वाला हूं, मैं बहुत जज्बे वाला हूं, तो मैं कोशिश करता हूं चलो भाई मैं चलता हूं मैदान में, मेरी फैमिली तो जो है वो सेफ रहे, मैं फैमिली को कहीं सेफ एरिया में छोड़ देता हूं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सब लोग पूरी फैमिली के साथ। और आप खुद देखें, आयतुल्लाह खामनेई भी जब शहीद हुए हैं तो उनकी वाइफ उनके साथ शहीद हुई है, उनकी बेटी उनके साथ शहीद हुई है, उनकी नवासी उनके साथ शहीद हुई है। तो ये पूरा एक जज्बा है। क्यों? क्योंकि ये डर नहीं रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि अगर डर का कहीं से भी हमने इम्कान दिखाया, कहीं से भी हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी हरकतों से अगर डर का पैगाम गया इजराइल की तरफ, यूएस की तरफ, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि जैसे शहर का गुंडा होता है, डर उसका सबसे बड़ा हथियार है। B-2 बॉम्बर उसका हथियार नहीं है, बड़े बड़े मिसाइल उसका हथियार नहीं है, सबसे बड़ा हथियार उस जालिम का डर होता है। जालिम के सामने अगर डर की नुमाइश करेंगे, जालिम के सामने अगर डर का प्रदर्शन करेंगे तो वो और ज्यादा उनके ऊपर जरी हो जाएगा, और ज्यादा उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जब देखेगा कि सामने ये लोग डट रहे हैं, ये हम डरते नहीं हैं, तो वो फिर धीरे धीरे खुद भी पीछे हटने लगता है। और आप देखेंगे कि अनकरीब अमेरिका और इजराइल इस जंग से पीछे हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मूड है ईरान का और ईरान की जनता का, वो इस जंग में किसी भी तरह की सीज़फायर की बात नहीं हो रही है। वो वही चाह रहे हैं कि हमें अपने रहबर का इंतखाब मिला। जी, जरा ये बताइए कि क्या आप लोगों को वहां से इजराइल में ईरान क्या कर रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या कर रहा है जहां अमेरिकी अड्डे हैं, इसकी खबरें भी मिल रही हैं। और खासकर चूंकि यहां हम बैठे हैं हिंदुस्तान में, इजराइल की खबरें नहीं मिल रही हैं। अगर आप तक मिल रही हैं तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि यहां बिल्कुल नहीं आ रही हैं और जानना जरूरी है। हमारे तमाम साथी ये कहते हैं कि अरे आप तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ईरान की बात करते हो, इजराइल की भी बात किया करो। और ईरान चूंकि इजराइल पे हमला बोल रहा है, और क्या कुछ खबरें आप तक आ रही हैं, ये बताइए। देखिए, मैं इजराइल की बस एक चीज में तारीफ करूंगा, बाकी तो सब वो बहुत गंदे टाइप के लोग हैं। लेकिन एक चीज में उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जो मीडिया सेंसरशिप की है, उनको वाकई एक नोबेल प्राइज देना चाहिए मीडिया सेंसरशिप का, कि जिस तरीके से उन्होंने गला घोटा हुआ है अपने मीडिया का। पिछली जंग में तो फिर भी वीडियोज आ जाती थी, या वहां का जो आजाद मीडिया था, जो इंडिपेंडेंट मीडिया था, वो कुछ दे देता था। लेकिन इस बार इतनी ज्यादा वहां पर उन्होंने बुरी तरीके से कंट्रोल किया है कि कोई भी न्यूज नहीं आती। ज्यादातर इस वक्त जो वीडियोज या जो न्यूज आ रही है वो अमेरिकन बेसिस की ही ईरान के अंदर भी आ रही है। और आप देखिए कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, नाम मुझे नहीं याद है, वो जो शख्स है वो बता रहे हैं, शायद वो इजराइल में थे, वो रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, वहां बता रहे थे कि किस तरह से मीडिया सेंसरशिप है। बल्कि वहां ये कहा जाता है कि आप अगर 10 लोग हताहत हुए हैं, असर उन पे हुआ है मिसाइल का, तो कहा जाता है कि एक आदमी घायल हुआ है या एक आदमी को उंगली में चोट लगी। तो ये मीडिया सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, वहां की खबरें बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जल्दी ही जो है वहां से भी हकीकत सामने आएगी। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए से मालूम चलता रहता है कि कितना नुकसान वहां हो रहा है। तो इजराइल की जो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच रही है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये अटैक करते हैं, अब तक 28 वेव्स जो है इन्होंने अटैक्स की हैं, तो ये बताते हैं कि हमने मसलन तेल अवीव पे हमला किया है, हमने हवा पे हमला किया है, हमने मुख्तलिफ जगहों, तो जहां पे इन्होंने टारगेट किया होता है उसको बताते हैं। ये IRGC के जो वो हैं स्पोक पर्सन, वो आगे प्रवक्ता बताते हैं पूरी बात। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हाँ, इतना हमारा अंदाजा ये है कि
क्योंकि हमारी मिसाइल की मारक क्षमता ये थी और हमारा पूरा दकीक तरीके से जाके प्रिसिशन के साथ लगा है, तो इतने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन क्योंकि सेंसरशिप है वो यहाँ पे मालूम नहीं चल पाता। आपके यहाँ भी मालूम नहीं चल पाता, इधर भी मालूम नहीं चल पाता, और हम लोग खोज रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार दिखाई दे रहे हैं, सुबह सुबह सो के जगते हैं और अपने ट्रूथ सोशल पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं। आज भी उन्होंने लिखा, कल तो सुबह उठ के वो बड़ा हमला करने वाले थे, तो ऐसी बातें। आज ये खबर आ रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू ने, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने कहा है वो भी अब हमारे पास आ जाएगी, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी रिजवी साहब जी, मैं बस ये कहता, ये भी एक रिसर्च का मौजू है कि नेतन्याहू कहाँ है इस वक्त, दुनिया के किस कोने में है, इजराइल में है, जर्मनी में है, यूएस में है, साइप्रस में है। शायद इस पे भी अगर कोई यूनिवर्सिटी तहकीक और रिसर्च करे तो उस पर पीएचडी डिग्री देनी चाहिए कि नेतन्याहू जंग के टाइम पे कहाँ रहते हैं। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हवा में रह रहे हैं, जहाज में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, बीच में जर्मनी चले गए, फिर इधर लौट आए। खैर जरा जी, यहाँ 28वीं लहर इन्होंने उसकी घोषणा आज कर दी IRGC ने, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने। और इस बीच हमारे साथ रिजवी साहब जुड़े हुए थे, अभी हम लोग लगातार उनके साथ लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक हमने वहां का सूरत हाल जाना, और वो बता रहे थे कि कल रात को काफी देर तक हम रहे, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि कई सारे साथी सोचते हैं कि हम यहीं दिल्ली में बैठकर और ईरान बता रहे हैं। एक आध कॉल मेरे पास ऐसे भी आए, बहुत आप लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे ये तो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप लाइव फ्रॉम ईरान लिख रहे हैं कुछ भी। तो भाई देशबंधु और DB लाइव एक बहुत ही सम्मानित मीडिया हाउस है, ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां नहीं करता है। पत्रकारिता अपनी जिस पेशे में हम हैं, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे, रिजवी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक PTC कीजिएगा, एक छोटी सी रिपोर्ट बना के जरूर भेजिए, कम से कम उन लोगों के लिए, कम से कम ईरान में चल क्या रहा है जमीन पर। अब चूंकि मीडिया सेंटर में वो बैठकर और आधिकारिक तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, ये आप लोगों को भी बता दूं कि जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वैसे ही वहां का जो मीडिया सेंटर है, वहां से डिप्यूटेड आधिकारिक तौर पर कि DB लाइव में आपको बैठना है, सरकार की तरफ से हमारे साथ बैठते हैं, ऐसे नहीं कि कोई चलता फिरता आदमी बैठ रहा है। चलिए खैर, लेकिन जरा देखिए छोटी सी रिपोर्ट, फिर आता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी जरा जी आप सबके पास आता हूं। जरा ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये सुना होगा, दुनिया में कुछ बदअक्ल लोग ऐसे भी हैं कि जो रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को डिक्टेटर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो डिक्टेटरशिप चला रहे थे ईरान के अंदर। मेरा उन लोगों से ये सवाल है, और साथ ही साथ दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोगों से ये सवाल है कि क्या मेरे पीछे जो अफराद आपको दिख रहे हैं, जो आवाम यहाँ आपको सड़कों पर दिख रही है, और मुसलसल आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से लाखों की तादाद में लोग रोज रात में सड़कों पर निकलते हैं, और सबके जहन में, सबके लबों पर एक नारा रहता है कि हमें अपने रहबर की शहादत का इंतकाम लेना है। कौन ऐसा डिक्टेटर दुनिया में है कि जहां पर लोग इतना उसको चाहते हो, इतना ज्यादा मोहब्बत करते हो, जैसे एक शफीक बाप से मोहब्बत करी जाती है। जी हाँ, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये मोहब्बत का निज़ाम है, ये वली फ़क़ी का निज़ाम है, जहाँ पे एक शफीक बाप की तरह वो अपनी पूरी उम्मत का ख्याल रख रहे थे और उसको आगे लेके चल रहे थे। और यही वजह है कि आज इतनी ज्यादा बमबारी के बीच में भी, इतने ज्यादा अटैक्स के बीच में, न सिर्फ कुम में बल्कि तेहरान, मशहद, इस्फहान, शिराज और ईरान के तमाम शहरों में पब्लिक रोडों पे है, पब्लिक मैदानों में है, पब्लिक चौराहे पे है, और एक ही नारा लगा रही है कि जब तक हम अपनी उम्मत के रहबर के शहादत का इंतकाम नहीं लेते, तब तक हम घरों के अंदर नहीं बैठेंगे। और ये जंग तब तक चलेगी जब तक ये इंतकाम नहीं लिया जाता, जब तक अमेरिका फोर्सेस यहाँ से बाहर नहीं निकलती हैं। और ये जंग दो नजरियात के बीच की जंग है, दो आइडियोलॉजी के बीच की जंग है। एक तरफ मकतबे हुसैन के लोग हैं जिसकी नुमाइंदगी रहबर मुअज़्ज़म कर रहे थे, और दूसरी तरफ एप्स्टीन क्लास के लोग हैं कि जिसकी नुमाइंदगी ट्रंप कर रहा है, जो वो एप्स्टीन क्लास की जिसका काम है दुनिया भर के मासूमों का इस्तेसाल करना, जिनका काम है दुनिया भर के मासूमों को परेशान करना, उनके रिसोर्सेस पे कब्जा करना। तो इंशाअल्लाह ये जंग हक और बातिल की जंग है, और अनकरीब इस हक और बातिल की जंग में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। तमाम
तो सुन रहे थे ये रात को लगभग 12 बजे की रिपोर्ट है और उसी जहां जिस शहर में वो हैं 120 किलोमीटर की दूरी है तेहरान से, वहां से कोम शहर है, कोम शहर से ये और बता भी रहे थे कि लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है और यहां भी हमला